नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बढ़ते साल के साथ आ रहे परिवर्तन और बदलते परिवेश के साथ कई सारी समस्याएं हैं जो बड़ों में होती थी, अब वो बच्चों में देखने के लिए मिल रही थी। जिस लेवल का स्ट्रेस, एंजाइटी, मानसिक तनाव बड़ों में होता था, आज के समय में वो बच्चों में और टीनेजर्स में देखने के लिए मिल रहा है। एज अडल्ट उस बीमारी की जिम्मेदारी भी हमारी है और उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ करना है, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी ही है। पर बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स, टीचर्स और पूरे समाज की होती है। इसलिए इस विषय को लेकर के जागरूकता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वही कर रही हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर ज्योति वालिया, जो कि बच्चों में जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसको लेकर के अवेयरनेस फैला रही हैं और साथ ही साथ में रिसर्च भी कर रही हैं इसी फील्ड में। तो चलिए चलते हैं और इस विषय की गंभीरता को समझते हैं आज की हमारी मेहमान से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार और जोहार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी का कि आज मुझे ये मौका मिला आपके समकक्ष बैठने का और अपने विचारों से रूबरू करवाने का, जिसमें कि चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों में बढ़ती तनाव, अवसाद और बीमारियां जो कि अंततः उनके जीवन यापन और जीवन शैली को प्रभावित करती हैं, उससे संबंधित हम चर्चा कर पाएँ। जी, इससे पहले कि हम इस समस्या की गंभीरता को समझे, आपका जो काम रहा है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका प्रोसेस है काम करने का, कैसे आप अवेयरनेस फैला रही हैं। जी, बहुत ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वच्छता और वेलबींग के ऊपर काम करना। और बच्चे मन के सच्चे, ये तो हम सब जानते हैं। बच्चे बहुत बार हमें कुछ इस तरह के हिंट्स देते हैं, कुछ परेशानियां बताते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। चाहे प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें, जिसमें कि प्राइमरी स्कूल्स में हम देखते हैं आए दिन बच्चे जूझ रहे हैं अकेले समस्याओं के साथ। फिर सेकेंडरी तक जाते जाते एक लय बन जाता है बच्चों में, किसी तरह से फिल्टर आउट हो जाती है उनकी इनबॉर्न टेंडेंसीज, टैलेंट्स, जिसको कैथारसिस के रूप में हम देख पाते हैं कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, पूरी तरीके से बता नहीं पाते। अंदर दबे रहने की जो उनमें अंतर्द्वंद चलता है, उसके कारण आगे बढ़ते बढ़ते बच्चे में अवसाद, स्ट्रेस और ये सारी तरीके जो है अंततः रूप ले लेते हैं भयावह परिस्थितियों का, जिसमें कि नेगेटिव एक्सट्रीम की अगर हम जाएंगे तो बच्चे सुसाइड्स तक करने के लिए बाध्य आज हो गए हैं, जो कि हम देख रहे हैं। डॉक्टर, आपकी क्या भूमिका है, कहाँ पर आप स्टेप इन करते हैं, किस तरीके से आप बच्चों की मदद करते हैं और साथ ही साथ में अवेयरनेस भी फैलाते हैं? जी धन्यवाद। इसके ऊपर देखिए, जागरूकता फैलाना सबसे पहला हम लोगों का लक्ष्य है और शोध के ज़रिए, क्योंकि मैं शोध से जुड़ी हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स के ऊपर शोध पत्र में हम लोग देख चुके हैं कि जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसको अगर हम जनरलाइज करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में भी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं आम तौर पर उन लोगों में जो परेशानियाँ हैं वो देखी जा रही हैं, जिसमें कि जागरूकता का अभाव और जो फैमिली इन्वायरमेंट है, जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, जिसमें कि पॉवर्टी, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और ऐसी बहुत सारी रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जिसके कारण उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस नहीं कर पाते। और काउंसलिंग के ज़रिए या फिर जो अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कि डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की मदद के द्वारा हम उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स को अगर टैकल करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं समय पर, तो वो बड़ा विस्तृत और एक जो कॉम्प्लेक्स रूप है वो नहीं लेंगी। तो ये अभाव जागरूकता का है। इसीलिए जागरूकता के द्वारा और इसके बाद सामुदायिक जो कम्युनिटी जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हुए अलग अलग एनजीओ हैं उसके माध्यम से और अवेयरनेस रैलीज, कैंपेन्स और मास मीडिया के थ्रू जो है हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। जी, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे कि आप बता रही थी कि कोलैबोरेशंस, कैंपेन्स, वर्कशॉप्स करते हैं, तो क्या कुछ काम होता है उसमें? जी, तो देखिए, सबसे पहले तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फैमिली। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हम लोगों के लिए शुरुआत करना कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। और उसी तरह से जब हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो अगेन हम वहाँ देखते हैं कि रोल ऑफ टीचर should be like a parent, because we all know, as per Kothari Commission in 1964-66, the destiny of India is being shaped
इन हर क्लासरूम्स। हम सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें भी बात की जा रही है 21st सेंचुरी स्किल्स की, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आपस में गुंदी है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ये अहम है हम लोगों के लिए कि हम किस तरह से इन चैलेंजेस को पार करते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पर आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे समाज में जो बदलाव हम अपने में इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, उसी तरह से फैमिलियल, सोशल और एक कम्युनिटी एट लार्ज नेशनल लेवल पे इसको हम टैकल करें। जी, जानना चाहेंगे कि कब वो मोमेंट होता है जब आप काउंसलिंग करती हैं, चाहे वो पेरेंट्स की हो या फिर वो बच्चों की खुद हो, तो कौन सा ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पर आपको लगता है कि जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है? जी बिल्कुल। तो देखिए ये क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, इनको समझ पाना, आइडेंटिफिकेशन इज़ द की। तो डिसाइडिंग मोमेंट डेफिनेटली एक चैलेंज है पेरेंट के लिए भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, और बहुत बार टीचर्स भी ये समझ नहीं पाते जब कक्षा में इस तरह से बच्चे के साथ उनका सामना होता है जो कि उनके लिए एक चैलेंज है। तो बहुत बार हम नेग्लेक्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन सही समय पर नहीं हो पाता, यानी जो प्रॉब्लम प्राइमरी लेवल पे ही टैकल होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी या टर्शरी यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चे में रह जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं बहुत सारी अलग अलग लेवल की समस्याएं से बच्चे जूझते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें कि डिसलेक्सिया की हम बात कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चा लिखने की और राइटिंग की प्रॉब्लम से जूझता है, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें डिसकैल्कुलिया की, कैलकुलेशन का जो फोबिया, मैथ्स फोबिया जिसको आमतौर पे हम कहते हैं, बच्चा चाहते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी वो नहीं कर पाता, वो फंबल डाउन कर जाता है। जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, एग्जाम फोबिया के साथ इसको हम जोड़ सकते हैं कि घर पे बच्चा क्वेश्चन बना लेता है, अच्छे से सॉल्व करता है, लेकिन जब एग्जाम में अपीयर होने की बात आती है इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, दे गेट कॉन्शियस और वो सही उसका उत्तर नहीं कर पाते। इसी तरह से डिस्ग्राफिया करके भी एक प्रॉब्लम है, और इस तरह से अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि बच्चा अकेले अगर जूझता है तो डेफिनेटली वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा मौका है कि बीइंग अ टीचर, जब मेरे सामने एक बच्चा अवसाद में है या परेशानी में है, और आमतौर पे देखिए इस तरह की जो दिक्कत है वो दो लेवल पे हम देख पाते हैं। एक तो एक्यूट प्रॉब्लम होती है कि बच्चा 1 या 2 दिन एग्ज़ाम के टाइम में इस तरह की जो सैडनेस है, एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, उससे जूझ रहा है, और विद टाइम वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड है, यानी क्रॉनिक सिचुएशन, 6 महीने तक बच्चा जो है उसी जो है परेशानी में है, अवसाद में है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्रॉब्लम, इट नीड टू बी टैकल्ड एट राइट प्लेस विद राइट पीपल। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद डिटेक्शन, देन उसके बाद हम प्रिवेंशन और रेमिडिएशन, रेमेडी, थेरेपी, काउंसलिंग, इसका जो है सबसे पहला और सबसे जो बेसिक स्टेप है। क्योंकि क्लिनिकल, देखिए देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट नाउअडेज कि क्लिनिकल सिचुएशन होने से पहले बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर, we should be able to address such issues. Only then the rise in जो हम लोगों का mental health problems है, जो कि अगर हम बात करें WHO के आंकड़ों की और भारत में ही निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज बेंगलुरु के आंकड़ों की, तो हम ये कह सकते हैं कि 50% to 60% ऑफ यंग पॉपुलेशन, जो 10 साल से 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं, दे आर somehow or sometime in some phases you may say they are struggling with mental health problems. जी, डॉक्टर, कारणों की बात करें, क्योंकि आपकी सारी बात में मैंने देखा कि आपने एकेडमिक प्रेशर जो है इसकी बात की है, और एक कारण जो एक लेमैन को भी समझ में आएगा कि जो अब हमारा टेक्नोलॉजी पे, डिजिटल चीज़ों पर जो हमारा जो डिपेंडेंसी बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ चुका है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या कुछ कारण है जिसके वजह से ये सारा स्ट्रेस हो रहा है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जो फैक्टर्स हैं, जो इसके कारक हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम अभी समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो
शुरुआत हम ज़रूर करना चाहेंगे कि जो सामाजिक परिवेश है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जो हम लोगों का, जिससे बच्चा निकल कर आ रहा है, तो सबसे पहला कारक तो वही है कि अगर इन केस लो SES सिचुएशन है, पॉवर्टी है, मैल न्यूट्रिशन है, बच्चे की हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, ही इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो स्कूल तक आते आते, क्लास तक आते आते वो अपना जो है स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जब शारीरिक संरचना, शारीरिक अवस्था उसकी सही नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, तो आप देखेंगे कि बच्चा या तो क्लास में सोता रहेगा या उसमें एनर्जी नहीं है तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, जिसमें टीचिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जो है हम देखेंगे बच्चा प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अनहेल्दी इन्वायरमेंट, अनहेल्दी फ्रेंड्स अगर हैं, अनहेल्दी नेबर्स हैं, और सोसाइटी जो है हमारी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो है वो कंजीनियल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। और इसके साथ अगर हम जिक्र करें बहुत सारे जो पीयर प्रेशर की हम बात करते हैं, बुलिंग की हम बात करते हैं, चाइल्ड बुलिंग की, जिसमें कि हम देखते हैं कि आमतौर पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिसफिट होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। एडजस्टमेंट की कमी के कारण आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ डोमिनेटिंग जो जिन लोगों का नेचर है, वो बच्चे जो थोड़ा कम बोलते हैं बच्चे या थोड़ा भयभीत होते हैं, उनके ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो ना तो स्कूल में और ना ही अपने आसपास के इन्वायरमेंट में फिट हो पाते हैं और हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, या अंततः वो सुसाइड या आत्महत्या जैसे जो नेगेटिव एक्सट्रीम है वो भी कदम उठा सकते हैं। जी डॉक्टर, एक तो ये चीज़ है ना कि स्टिग्मा बहुत है इस चीज़ को लेकर के, और यही कारण है कि बहुत लोगों को अवेयरनेस होने के बाद भी वो कोई स्टेप नहीं लेते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये जो स्टिग्मा है, ये अगर आप अवेयरनेस फैलाने जा रहे हैं तो एक चैलेंज है, वो तो समझ में आता है। इसके अलावा आपके अवेयरनेस फैलाने के दौरान क्या क्या अन्य चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं? जी, कमिंग फ्रॉम झारखंड, जब हम बात करते हैं झारखंड के परिवेश की, हम जब इस पावन भूमि पर हैं तो ज़रूर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी, जिसमें मानव संसाधन जो है बहुत बड़ा संसाधन है। तो जब हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में हम देखते हैं कि देयर इज़ बहुत कम जो बच्चे आ पाते हैं आगे, और ख़ासकर गर्ल्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि एक जिस परिवेश से हम आते हैं उसमें आमतौर पे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका, जो कि समकालीन, अगर हमें बाकी राज्यों की बात करूं या बाकी भारतवर्ष की बात करूं, तो बच्चों को कम मिल पाता है, जिसमें अवेयरनेस, डेफिनेटली जागरूकता की कमी है। जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम लोग मास मीडिया और मीडिया के थ्रू जो है इस चीज़ को आगे ज़रूर लेकर जाएं, जिसमें प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया दोनों का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ज़रूर जो है ये बेसिक जो प्रॉब्लम्स है या इनहिबिशंस हैं, बाधाएं हैं, इनको हम पूरा कर सकते हैं। जी, जब आप बता रही थी रीज़न्स, तो उसमें आपने बताया कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो एक रीज़न है कि आप कैसे इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, इसके वजह से आपके मानसिक स्थिति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों का इन्वायरमेंट उनके पेरेंट्स ही बनाते हैं, उनका स्कूल बनाता है, तो उनका जो फैमिली है और जो पेरेंट्स है, उनका कितना रोल होता है और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों के मेंटल हेल्थ को? जी, बिल्कुल सही आपने कहा। इन्वायरमेंट, देखिए, दो फैक्टर्स हैं पर्सनालिटी की। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण की बात हम करते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका चहुमुखी विकास होना चाहिए, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। तो ये सब डेवलपमेंट्स या ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी जबकि बच्चा जो जिस इन्वायरमेंट से आ रहा है, कहीं ना कहीं उसी में कमी है। जेनेटिक्स, DNA एंड इन्वायरमेंट, ओनली दीज टू फैक्टर्स आर देयर विच विल मेक और ब्रेक अ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का जो रोल है यहाँ पर, इसमें हम सभी एक प्रभावशाली रोल यहाँ पर अदा कर सकते हैं, जिसमें कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम लोगों को चाहिए कि बच्चे को उसका टैलेंट, उसकी इनबॉर्न टेंडेंसीज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड क्या है, किस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहता है, उस दिशा में उसको आगे बढ़ने में मदद करें। और इसके लिए चाहे तो हम लोग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है उसको इख्तियार कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स,
टीचर्स एसोसिएशन, जिसको हम आमतौर पे पीटीएम में देखते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में करवाए जाने का प्रावधान है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर लोगों में जागरूकता की कमी है। जब इस तरह के मौके मिलते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। बीइंग अ पेरेंट दे डोंट गो टू द स्कूल, एंड स्कूल्स का भी कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है जिसमें कि वो बच्चे की कमियां क्या है, बच्चे के बिहेवियर में क्या डेफिसिट्स हैं, वो उनका जिक्र उनके पेरेंट्स से नहीं कर पाते। और कुछ केस स्टडीज़ जो हमने की हैं, उन केस स्टडीज़ में हम लोग ये देखे हैं कि बच्चे का बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, उसका फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, सेकंड बॉर्न चाइल्ड है, या एब्यूजिव पेरेंट्स तो नहीं हैं, या डाइवोर्स या फैमिली सेटअप में कुछ दिक्कत होना, या इसके अलावा नेबरहुड इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह का कम्युनिटी से बच्चा बिलोंग करता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी पे प्रतिकूल या अनुकूल दोनों तरीके से पड़ता है। ज्योति जी, आपकी चर्चा में आप बता रही थी कि बच्चों पर तो प्रभाव हो ही रहा है गलत तरीके से उनकी मानसिक स्थिति पर, लेकिन खास करके जो बच्चियां हैं उन पर ये जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसका क्या अलग से कारण है? जी बिल्कुल सही कहा कि भारत देश की जो बच्चियां हैं, जो हमारी बच्चियां, जो कि आप देखते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन में बच्चे आते हैं तो एक छंटनी हो जाती है कि उधर आते आते गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है, उनका जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन है इन वेरियस पीजी कोर्सेज, पीएचडी रिसर्च जो क्षेत्र है, उसमें भागीदारी बहुत कम हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण हैं, क्या फैक्टर्स हैं? तो कुछ शोध जो हमने मेंटल हेल्थ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे किया, तो उसमें हम आमतौर पे जो देख रहे हैं, जो एक ट्रेंड बन रहा है कि उसमें गर्ल्स की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं एडोलेसेंस से लेकर 10 to 19 ईयर्स और उसके बाद भी प्रोलॉन्ग रहती है। तो ये यहाँ पर क्या कारक है? उसके पीछे हम देख सकते हैं कि फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीचर्स के या सोसाइटी के, वो गर्ल्स से एक अलग तरीके से हैं। बॉयज़ जो है कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, लिविंग लाइफस्टाइल की बात करें, हैबिट्स की बात करें, एक्सरसाइजिंग की बात करें, या पार्टिसिपेशन इन वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं गर्ल्स पीछे छूट जाती हैं। तो ये मौका है हम लोगों के लिए कि गर्ल्स को भी इक्वली आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही जो हम लोगों की जो संपदा है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी डेवलपमेंट पे हम ध्यान दे सकें। कई कारणों में एक कारण आपने ये भी कहा था कि बुलिंग और पीयर प्रेशर जो है, इसके वजह से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। तो जो बुलिंग है उसको लेकर के, मतलब जो पीयर ग्रुप्स हैं, बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल ही है, उनका क्या रोल हो सकता है पॉजिटिवली कि वो यहाँ पर उनके जो मानसिक स्थिति है उसको पॉजिटिवली चेंज करने में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा जूझता है अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने इन्वायरमेंट में। बहुत बार वो बात ना तो टीचर्स को और ना ही अपने पेरेंट्स को बताता, लेकिन उसके दोस्त, उसके हमउम्र जो लोग हैं, उनको वो प्रॉब्लम्स मालूम होती हैं, उनको वो शॉर्ट कमिंग्स भी मालूम होती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ फ्रेंड या एज एन आउटसाइडर भी हम ध्यान दें कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। कि अगर कोई बच्चा अपने स्पेशल जिस भी स्पेस में वो है, चाहे स्कूल लेवल पे है या कॉलेज में है, अगर वो मिसफिट है और कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि कोई उसके साथ मैल ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अगर मैल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उन समस्याओं को हमें देखना है और नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि उधर ही उससे बात करनी है। जो बच्चा या जो भी बच्ची है, अगर इस तरह की परिवेश में है जहाँ पर उसके साथ जो है किसी भी फिज़िकल या वर्बल अब्यूज़ किया जा रहा है, किसी भी तरह की वायलेंस भी हो सकती है, तो उसको हमें देन एंड देयर वहीं पे टैकल करना है। क्योंकि चाइल्ड राइट्स, वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है, ये जुवेनाइल क्राइम और चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ जुड़े, ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि आज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को आगे बढ़ने की। और शुरुआत में ही अगर बुलिंग को अगर हम टैकल कर लेते हैं तो आगे तक समस्या नहीं जाएगी। अगर एक्सेसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करें, क्योंकि कई बार होता है कि अगर छोटी समस्याएं हैं तो पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं, और एज अडल्ट्स में भी होते हैं तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं तो लोगों को लगता है कि हेल्प चाहिए। तो हेल्प है कहाँ पे ये एक्सेसिबल है, और हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं? जी बिल्कुल।
तो सबसे पहला तो दोस्त, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, टीचर इज़ द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो करेंगे पेरेंट्स के बाद। और टीचर को चाहिए कि वो स्पेशल जो एजुकेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, स्कूल में जिनका प्रावधान है, मैक्सिमम स्कूल्स में हम देखते हैं कि काउंसलर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं, खासकर अगर हम पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों की बात करें जिस पृष्ठभूमि में हम हैं अभी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो स्पेशल एजुकेटर या काउंसलर्स की कमी जो है उससे हमें दो चार होना पड़ रहा है, जिसके कारण अब हमें चाहिए कि एज अ टीचर हम साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट और साथ ही साथ अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं और इसके अलावा जो आपके PHC, CHC जो हॉस्पिटल्स हैं स्मॉल छोटे जगह पर होने के बावजूद, हम वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को ले जाकर एड्रेस कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम सिवियर है, क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट तरह की जो एडुकेबली जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं वो तो उस लेवल पे हो पाएंगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी प्रॉब्लम की अगर ज़्यादा सीवियर है या प्रोफाउंड है तो उसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू गो टू जो मेंटल हेल्थ से डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि CIP रांची है, निम्हंस बेंगलोर है, और इस तरह से और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स को सही ढंग से डील करने में मदद मिलेगी। जी, जब मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है तो आप बता रही थी कि सुसाइडल थॉट्स तक भी आते हैं, और कोटा जो है वो बच्चों के लिए एक ऐसा शहर है जो कि अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पर फेमस है। और वहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज ये आया है कि जब सिचुएशन इतनी सीवियर हो गई है तो वहाँ कोचिंग्स में काउंसलर्स अवेलेबल हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अवेलेबल हैं। पर इतने सीवियर होने पर ही क्यों ये सारी जो सुविधाएँ हैं वो मिलती हैं? आम तौर पर कोचिंग्स, यहाँ की कोचिंग्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी जब बच्चे जहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हैं वहाँ पर काउंसलर्स की जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, और बहुत दुख का विषय भी है कि एग्ज़ाम फोबिया, स्ट्रेस, और एग्ज़ाम से ज़्यादा जो फोबिया है वो है रिजल्ट्स का फोबिया, है ना। एग्ज़ाम की तैयारी बच्चा करता है, अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो बच्चा अपना जी जान तन मन धन, जिसको कहेंगे 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड, कोऑर्डिनेशन उसमें उसका रहता है, वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस हैं नेशनल एग्ज़ाम्स की, अगर हम बात करें खास करके जो नीट है, JEE है, UPSC है, JPSC, इस तरह के हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चा जब तैयारी करता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, तो वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, वो करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे सही समय पर तो एज एन इंडिविजुअल अगर मैं फेल होती हूँ, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो डेफिनेटली उस तरह के एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं, गलत कदम उठाने का जो एक क्षण का जो डिसीजन है, वो डिसीजन इंसान ले सकता है। और उसमें भी अगर कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, और टीचर्स का एक अगर उसमें हम कह सकते हैं कि कंट्रोल है या पावर डिस्प्ले है कि आपको तो करना ही है, करके ही दिखाना है, तो अगर ये चीज़ एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन अगर कहेंगे ना, एक इलास्टिक की एक लिमिट है, इलास्टिक को अगर हम उस लिमिट से ज़्यादा खींच देंगे तो डेफिनेटली इट विल ब्रेक डाउन। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। उस लिमिट से अगर बियॉन्ड हम जाएंगे तो इट विल डेफिनेटली गिव अस नेगेटिव रिजल्ट्स। मेंटल हेल्थ को लेकर के एक चैलेंज ये भी है ना कि लोगों को इस पर भरोसा इसलिए भी कम है क्योंकि ये अभी बहुत इन्फेंट स्टेज पर ही है। मान लीजिए अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक कोई बीमारी है टाइफाइड, तो ये मैंने A जगह से कराया, B जगह से कराया या C जगह से कराया, ब्लड टेस्ट में टाइफाइड ही आएगा। पर कई बार देखा जाता है कि अलग अलग अगर मेंटल हेल्थ इशू को लेकर के हम जाते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास, तो सबके डायग्नोसिस जो हैं वो अलग अलग भी आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी है, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि इट इज़ बिकॉज अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, बिहेवियरल साइंस है, अभी इन्फेंसी में है, अपने बेबी स्टेप्स ले रहा है, फर्स्ट स्टेप एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ले रहा है। तो इसीलिए ये बहुत रिलायबल या वैलिड रिजल्ट्स या यूनिवर्सल रिजल्ट्स हमें नहीं दे पाता है। जैसा कि हम बात करते हैं कि अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो टेस्टिंग है इतनी रिलायबल है कि इफ़ यूल टेस्ट एनी टेस्ट इन इंडिया and the same test will give the same results in America, isn't it? लेकिन या सिंगापुर या किसी भी डेवलपिंग नेशन में भी, we are just giving the names as a reference, but
बट बिहेवियरल साइंस होने के कारण मेंटल हेल्थ, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनका कल्चर स्पेसिफिक होता है, सोसाइटी स्पेसिफिक होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि एक बिहेवियर को, एक व्यक्ति के इंट्रिंसिक, देखिए बिहेवियर दो मायने में हम बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं ओवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो हम बाहर से देख सकते हैं, और दूसरा बिहेवियर होता है हमारा कॉवर्ट बिहेवियर जो कि इंट्रिंसिक बिहेवियर है, जिसको कि हम माप नहीं सकते। और इसीलिए बहुत जो परेशानी, मतलब बिहेवियर जो है वो उसको मापने का कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है। हो सकता है आपने एक डॉक्टर के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया तो उन्होंने कुछ और डायग्नोसिस दे दिया, किसी ने कुछ और। क्योंकि हमारे शो का नाम है नई दिशाएं, तो किस तरीके से आप जो है नई दिशा दे रही हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ और वेलबींग को लेकर के, ये बताइए कि किस तरीके से आप एक नई दिशा दे रही हैं इस फील्ड में। जी, नई दिशाएं, बिल्कुल हम बात जो शुरुआत करेंगे तो मैं कहना चाहूँगी, एक बहुत पुराना शेर है मिर्ज़ा गालिब का, जिसका मैं आज यहाँ रेफरेंस देना चाहूँगी। उम्र भर गालिब ये गलती करता रहा, उम्र भर गालिब ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को हम फिज़िकल हेल्थ की तरह इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो समय की ये डिमांड है कि हम अब आगे बढ़ें और एक नए सिरे से नए सृजन की ओर जाएं और अपने काम को बढ़ावा दें, जागरूकता फैलाएं। और ये अपने घर परिवार से शुरू होते हुए हमें अपने समाज, समुदाय को इससे अवगत कराना है, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी कड़ी है, और इसमें मीडिया का मैं रोल ज़रूर जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है कि मीडिया के अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं, मास मीडिया की अगर हम बात करें, जिसमें बहुत जो अप्रतिम रूप हम देख सकते हैं, अद्वितीय रूप हम देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के कोलैबोरेशंस, इस तरह के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने की हमें ज़रूरत है, और इस तरह के मुद्दों के ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का ज़रिया मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति वालिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेंटल हेल्थ को लेकर के जो आप काम कर रही हैं उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमने ना ही सिर्फ चर्चा की कि बच्चों में इसके कारण क्या क्या हैं, उसके अलावा आप जो क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से आप अवेयरनेस फैलाती हैं, उस पर भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा बच्चों में कैसे सुधार किया जा सकता है, पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है, पीयर प्रेशर जो बच्चों पर है वो कैसे देखा जा सकता है, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की क्या रोल हो सकती है, उस सब पर हमने चर्चा की है। साथ ही साथ में आपने ये बताया कि औरतों पर, यानी कि छोटी बच्चियों पर खास करके कैसे जो मेंटल हेल्थ है वो उनका और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और उसके खास करके क्या कारण है। सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आप इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करें, इसकी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते हैं जो कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से परिवर्तन लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।